एक थोड़ा सा रिकैप पिछले क्लास का, जिनका छूटा हो एक बार देख लें। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे रिलेशनल मॉडल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सेट के बारे में बात किया था और दिखाया था कि सेट में अगर कोई रिलेशन बनता है तो वो रिलेशन सबसेट होता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और जो एक सेट का जो परमिटेड वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द सेट, ठीक है। और ये जो हमारा बनेगा दैट इज कॉल्ड टपल, इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड को टपल बोलते हैं इसी के बेसिस पे। और ये हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ तीनों सेट का था, ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री सेट्स का सबसेट होगा हमारा कोई भी रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो बनाए थे हम लोग, ये तीनों का एक रिलेशन बनाए थे, एम्प्लॉय रिलेशन। उसमें ये 3 टपल बना था हमारा, और ये देखे थे कि ये 3 टपल टोटल 27 कार्टेशियन प्रोडक्ट का टपल होगा, उसका वो सबसेट होगा, ठीक है। सब नहीं होगा लेकिन जो होगा इसी में से होगा। और इसी को हम लोगों ने अरेंज किया था टपल को, तो हमारा एक डेटाबेस बन गया था। That's why we called record as a tuple or this table is a relationship or relation name, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ये प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन था। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ईयर डायग्राम है। तुम लोग के सिलेबस में ई डायग्राम या आर डायग्राम लिख दिया मिस्टेक से, लेकिन वो है ई आर डायग्राम, ठीक है। एक बार ये वाला भी देख लो। इनफॉर्मल टर्म जो हम लोग डेटाबेस के बारे में बात करते हैं वो ये है, और उसका रिलेशनल मॉडल में हम लोग इसको ऐसे बात करते हैं। टेबल को रिलेशन बोलते हैं, टेबल को रिलेशन बोलेंगे। कॉलम हेडर या फील्ड है उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। ऑल पॉसिबल वैल्यू जो है उसको बोलेंगे डोमेन। और रो जो है दैट इज टपल। और टेबल डेफिनेशन है दैट इज द स्कीमा ऑफ रिलेशन। टेबल डेफिनेशन मतलब कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब कितने फील्ड होंगे, उनका टाइप क्या होगा, कौन सा की होगा, किस तरह का की होगा, ये सारा का सारा जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको हम रिलेशनल मॉडल में बोलते हैं कि दैट इज स्कीमा ऑफ द रिलेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ एरिटी ऑफ रिलेशन मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितना है उसको हम लोग बोलते हैं एन एरिटी, मतलब एन एट्रीब्यूट, ठीक है। और कार्डिनलिटी मतलब कितने टपल हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ टपल्स इज द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया रिलेशनल मॉडल खत्म। इसके बाद हम लोग इंटिटी रिलेशन मॉडल पढ़ेंगे। देखो, इंटिटी रिलेशन से एक मॉडल भी है और उस मॉडल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक डायग्राम के, ठीक है। इंटिटी किसको कह रहे थे हम लोग, याद करो। एंटिटी वैसा कोई भी चीज जो रियल वर्ल्ड का है जिसके बारे में हमको डेटा स्टोर करना है, जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंटिटी को ऐसा समझना है कि 2 पेन है मेरे पास, एक ही कंपनी का है, एक ही कलर का है, तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन, हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि दैट इज नॉट एन एंटिटी। एंटिटी के साथ एक प्रॉपर्टी है कि 2 एंटिटी के बीच में आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसको हम लोग यूनिकली पहचान उसकी कर सके, ठीक है। जैसे हमने एक पेट लिया है, कुत्ता एक लिया हुआ है। 2 कुत्ता एक जैसा है, देखने में भी सेम है, कलर भी सेम है, और दोनों का नाम हमने रख दिया पपी। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पपी बुलाएंगे तो दोनों आ जाएगा। एंटिटी हमारा जब भी होगा वो हमेशा डिस्टिंग्विशेबल होगा, ठीक। और होगा क्या, वैसा डेटा, वैसा ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड का जिसके बारे में हमको डेटा स्टोर करना है, जिसके बारे में हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिटी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट, और क्या एट्रीब्यूट क्या है, जो प्रॉपर्टी है हमारा, जिसको हम लोग फील्ड बोलते थे, दैट इज द एट्रीब्यूट, जो प्रॉपर्टी है उस एंटिटी का। अच्छा, एंटिटी और एंटिटी सेट दोनों एक
मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सेम टाइप एंटिटी सेट हम लोग बोलते हैं। आगे और बढ़िया से देखेंगे इसको। एट्रीब्यूट और HI, एट्रीब्यूट मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। प्रॉपर्टी क्या, जैसे उसका नेम क्या है, उसका रोल क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। उसी को हम लोग एट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके टाइप्स भी होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप एक एसोसिएशन है। जैसे हम लोग अभी देखे थे पिछले वाले क्लास में कि एक सेट ए था, एक सेट बी था, दोनों के बीच में स्क्वायर का रिलेशन था। सेट ए का स्क्वायर सेट बी में था, तो वो एसोसिएशन है दो सेट के बीच का दो रिलेशनशिप। स्ट्रांग एंड वीक एंटिटी सेट एंड कन्वर्शन। तो होता क्या है कि हम जब कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसका ER डायग्राम बनाना चाहिए, और बनाते भी हैं। और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो अगर कोई प्रोजेक्ट है मेरा, उसमें डेटाबेस बनाना है, पूरा का पूरा स्कीमा डेटाबेस का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ER डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। दैट इज द कन्वर्शन जो हम लोग लिखे हैं। ER डायग्राम विल बी कन्वर्टेड टू डेटाबेस। मेरा एक ER डायग्राम बनाने के पीछे मकसद ये है कि हम पहले एकदम एक वैसा कुछ जो हमको बाद में एडिट ना करना पड़े। मान लो हम लोग ER डायग्राम नहीं बनाते हैं और ऐसे डायरेक्ट डेटाबेस बनाते हैं, तो बार बार हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बार बार हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कुछ। बाद में हर जगह जाके हमारा काम जो है वो लगेगा कि नहीं, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, बार बार एडिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है हमारा। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में बोला जाता है कि सबसे पहले आप ER डायग्राम बनाएं डेटाबेस का, और बाद में उसको कन्वर्ट करें डेटाबेस में ER डायग्राम। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक है मेरा ER डायग्राम का, इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलें कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा ER डायग्राम है। ठीक है, अब देखो एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ER डायग्राम इज ए नॉन टेक्निकल मेथड। नॉन टेक्निकल कहने का मतलब क्या है, इसमें इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का जानकारी होना जरूरी नहीं है ना। एक नॉन टेक्निकल आदमी भी ER डायग्राम बना सकता है। इसमें उसको कुछ बहुत ज़्यादा डेटाबेस का जानकारी या बहुत ज़्यादा उनको कंप्यूटर साइंस का जानकारी, टेक्निकल होना आवश्यक नहीं है। नॉन टेक्निकल वर्क ऑन कंसेप्चुअल लेवल और रियल वर्ल्ड। कंसेप्चुअल लेवल मतलब हम लोग 3 लेवल पढ़े थे, 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर में। अगर तुमको याद हो, सबसे पहला वाला लेवल था व्यू, और जो एंड यूजर के लिए होता था। दूसरा था कंसेप्चुअल लेवल, और तीसरा था लो लेवल वाला, है ना, जिसपे कि हम लोग DBA को दिखाते थे, DBA काम करता था। तो कंसेप्चुअल लेवल पे हम लोग प्रोग्रामर को देते थे कि ये प्रोग्रामर यहाँ पे काम करता है, डेटाबेस डिफाइन करता है, डेटाबेस को डिजाइन करता है, उसमें जितना भी तो DDL कमांड है वो सब यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, it provides a standard and logical way to visualize data. It is a diagrammatic representation of an entity and the relationship, and easy to understand even by non-technical users. It is considered as a best practices to complete ER model before inputting the database. Here, Dr. Peter Chen was invented it in 1976. कंपोनेंट क्या क्या है, हम लोग 3 कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप में। एंटिटी, उसका एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एंटिटी रिलेशनशिप होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, और उसमें ये 3 आइटम जो हैं वो होते हैं। मतलब ये 3 आइटम को मिला के ही हमारा ER डायग्राम बनता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंटिटीज क्या होता है, और एंटिटी एंड एंटिटी सेट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एंटिटी हम बोलते हैं वैसे किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में हमको डेटाबेस बनाना है ना। एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट आर represented in database. We store data of entity in a database. It may be an organization, place, product, person, etc. Tanupriya.
Devashish, what is domain of the set? Domain is the permitted value list, है ना। किसी डोमेन में क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं वही है हमारा डोमेन। जैसे हमारा ए था, ए सेट में 1 2 3 4 5 था तो हम क्या बोलेंगे कि परमिटेड वैल्यू ऑफ द डोमेन ऑफ द ए वाज 1 2 3 4 5, और यही एक डोमेन हमारा। हम लोग जो देखे थे 3 रिलेशन बनाए थे, जो हम लोग एम्प्लॉय जो रिलेशन बनाए थे उसमें देखे थे कि हम लोग का आईडी 3 था, नेम 3 था। तो जो परमिटेड वैल्यू होगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा। ठीक है। अगर मान लो हम अगर एक स्टूडेंट नाम का रिलेशन बना रहे हैं और उसमें हम सारे स्टूडेंट बीएससीआईटी के बच्चों का नाम रख रहे हैं, तो उसमें जो परमिटेड वैल्यू होगा क्या होगा, रोल नंबर 1 टू लेकर लास्ट रोल नंबर तक ये सारे बच्चे जो होंगे वो उसके एंटिटी होंगे। तो हमारा जो परमिटेड वैल्यू होगा, अब किसी बच्चे का नाम जो हमारे बीएससीआईटी बैच में नहीं है उनका नाम तो नहीं रखते हैं डेटाबेस में, तो हमारा परमिटेड जो वैल्यू होगा क्या होगा, रोल नंबर 1 के नेम से लेके रोल नंबर लास्ट वाले के नेम तक। ठीक है। इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब दैट इज द परमिटेड वैल्यू। क्लियर है? ठीक है। आप चैट में अगर लिख दे, अगर सवाल जो नहीं समझ में आए हम एक जब बीच बीच में हम देख लेंगे, जब देखेंगे तो हम अब रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। और जो चैट में सवाल किए हैं समझाने के बाद अगर समझ में आ गया तो ओके भी लिख दें, समझ में आए कि आप समझ गए। ठीक है। एंटिटी हमारा क्या हो गया, वैसा कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसके बारे में डेटा सेव करना है, डेटा स्टोर करना है। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी आर मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट एंड यूनिक की टू यूनिकली आइडेंटिफाई। तो एट्रीब्यूट होना चाहिए उसके अंदर और कुछ यूनिकनेस होना चाहिए कि हम दो सेम एंटिटी के बीच में आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर एक बार इमेजिन करके देखें कि एक नीतीश कुमार रोल नंबर 1 भी है और रोल नंबर 1 नीतीश कुमार 2 हो जाए एक ही क्लास में, तो 2 नीतीश कुमार और दोनों का रोल नंबर 1 है, तो ये संभव नहीं है कि इसको हम लोग एंटिटी के में रखेंगे। एंटिटी वो नहीं होगा हमारा। एंटिटी वही होगा जो 2 एंटिटी के बीच में हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए दोनों को और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट हो। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर है, दोनों ब्लू है, दोनों एक ही कंपनी का है, दोनों नया है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मार्कर कौन सा है? दोनों तो सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट एंटिटी। एंटिटी कहने का मतलब कि दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, कुछ ऐसा मेरे पास की होना चाहिए कि दोनों को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो एंटिटी हमारा 2 तरह का हो सकता है, टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल हो सकता है। टैंजिबल एंटिटी वो है जो हम लोग देख सकते हैं, होता है, मतलब फिजिकली अवेलेबल है, और दूसरा होता है लॉजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या है, एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, कस्टमर है, प्रोडक्ट है, ये सारा का सारा हमारा जो है वो टैंजिबल एंटिटी है क्योंकि फिजिकली है, अवेलेबल है फिजिकली। इनटैंजिबल वैसा एंटिटी जो लॉजिकल है और जिसके बारे में डेटा स्टोर करना है, जैसे अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमारा आज कितना सेल हुआ या आज हमने कितना परचेज किया। हाँ, कुछ इशू और रिटर्न है, जैसे लाइब्रेरी में हम बुक इशू करा रहे हैं, बुक रिटर्न करा रहे हैं, ये इशू और रिटर्न जो प्रोसेस है दैट इज लॉजिकल। ठीक है। तो हम सारे एंटिटी टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो इसके बारे में डेटाबेस बनाते हैं और जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट का डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। इसीलिए एट्रीब्यूट होना जरूरी है ना, हैव एन एट्रीब्यूट। अगर एट्रीब्यूट ही ना
हो एट्रीब्यूट, हेलो, हाँ, एट्रीब्यूट ही ना हो तो डेटा सेव करेंगे किसका? एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है? अब देखिए, ये सारे के सारे एंटिटी हैं। रोल एम्प्लॉय नंबर 1 अजय, और उसका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। एम्प्लॉय नंबर 2 विजय, इसका भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और ये 3 एम्प्लॉय का एक टेबल है हमारे पास, और 3 एम्प्लॉय, 3 रिकॉर्ड, जो 3 टपल है, तीनों एंटिटी है। दिस इज ऑल्सो एंटिटी, दिस इज ऑल्सो एंटिटी, एंड दिस इज ऑल्सो। तो एक टेबल में आप देखें कि टेबल में जो कलेक्शन है सेम टाइप की एंटिटी का है। कहने का मतलब, ये अगर एम्प्लॉय रिलेशन है या एम्प्लॉय टेबल है, ये टेबल और रिलेशन एक ही है। रिलेशन बोले तो टेबल समझने का, ठीक है? तो अगर एक एम्प्लॉय रिलेशन है, उसमें 3 टपल हैं, और तीनों टपल को हम लोग बोल रहे हैं कि दीज आर एंटिटी, तो एक टपल में सारे एंटिटी सेम टाइप के हैं। मतलब एम्प्लॉय का टेबल है तो कस्टमर का तो डेटा रहेगा नहीं, सारे के सारे एम्प्लॉय हैं। द सेम टाइप ऑफ एंटिटी के कलेक्शन को एंटिटी सेट बोलेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है? द सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड एंटिटी सेट। द टेबल देन एंटिटी सेट, एंड इस टेबल इटसेल्फ एंटिटी। टेबल क्या है? एंटिटी सेट है, पूरा का पूरा एंटिटी सेट है, बिकॉज ऑल आर एंटिटी ऑफ सेम टाइप, all are employed, they are not customer or they are not supplier, all are employee. So each entity set, each entity of same type, therefore we can say that the table is a collection of many entity of same type. Clear है? That's why a table is called entity set and each tuple is called entity. ठीक है? जहाँ सवाल होगा पूछिएगा। ये है हमारा एग्जाम्पल है, यह डायग्राम का सिंपल है बिल्कुल। बहुत कॉम्प्लेक्स यह डायग्राम भी होता है, हम लोग बनाएंगे भी। सिंपल यह डायग्राम देखिए समझने के लिए। एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट, एक एंटिटी सेट है कॉलेज। अलग अलग सिंबल है हर चीज को दिखाने के लिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, सिंबल को। ठीक है? अभी ये समझ लें कि एंटिटी सेट को हम लोग स्क्वायर बॉक्स में दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, है? और दोनों के बीच में ये जो डायमंड शेप में है, दैट इज द रिलेशन है स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। ये हमारा एसोसिएशन है, दैट इज रिलेशन। और स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है जो हम लोग ओवल में, ओवल सर्कल में दिखा रहे हैं। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है। और यहाँ पे कॉलेज का है, कॉलेज आईडी एंड कॉलेज नेम। दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड दिस इज एंटिटी सेट और दिस इज रिलेशन। हम एंटिटी सेट, रिलेशन और एट्रीब्यूट्स को यह डायग्राम में ऐसे ही शो करते हैं। ठीक है? अब एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। एवरी एंटिटी हैज सम प्रॉपर्टी, ठीक है? दिस प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड एज एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी। डेटा रिलेटेड टू दोज एंटिटी, दोज एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। कहने का मतलब कि अगर हम एक प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के बारे में सोचो, तो प्रोडक्ट का एंटिटी क्या क्या हो सकता है एट्रीब्यूट? उसका प्रोडक्ट नंबर हो सकता है, या प्रोडक्ट कोड हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, उसका बेस्ट बिफोर हो सकता है, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर डेट, उसका प्राइस हो सकता है, बैच नंबर हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। हमको ये देखना है कि हम डेटाबेस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो हम इंक्लूड करें, हमारे काम का है ना? जब वो जो उसका प्रॉपर्टी है उस प्रोडक्ट का या उस एंटिटी का, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा या आईडी होगा, उसका नेम होगा,
आप लोग स्क्रीनशॉट, जैसे ही स्क्रीन हम चेंज करते हैं, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, हाँ ठीक है। देखो यही पूछा था कि डोमेन क्या होता है। यहाँ देखो फिर से, फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज ए सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू कहने का मतलब कि हम कौन कौन सा वैल्यू हमारे सेट में आ सकता है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रिलेशन की बात अगर हम करें, तो एम्प्लॉय नेम वाला एट्रीब्यूट जो होगा उसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वही हमारा डोमेन होगा। इसकी शॉट लेने के लिए दिखा ही नहीं सर, क्या नहीं दिखा? अच्छा, जो स्क्रीनशॉट लिए हो वो देवाशीष को शेयर कर देंगे, भेज दीजिए देवाशीष को। और मुकेश झा, मोहम्मद फैजान, इन लोग मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोग को? ठीक है, तो उसको फैजान को, मुकेश झा को नहीं दिख रहा है। हाँ देखो तुम्हारा क्यों नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से दोबारा लॉगिन हो जाओ, डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो शायद। ठीक है चलो। For each attribute there is a set of permitted value that called domain. For example, a student attribute में भी ID, name, course, date of birth, address, etc. ये हमारा प्रॉपर्टी है, यह बोले एट्रीब्यूट है हमारे स्टूडेंट का, जिसको हम लोग फील्ड बोल रहे थे। और इसी एट्रीब्यूट का डेटा हम लोग अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी हम लोग का 4 टाइप, गलत लिखा हुआ, 5 टाइप है। 5 टाइप का एट्रीब्यूट है, कहीं कहीं 6 टाइप का भी दिखेगा आपको, लेकिन इसी में क्या है कुछ अलग करके लिख देते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है और की एट्रीब्यूट है। ठीक है, आप लोग को जब आएगा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट तो यही लिखेंगे, यही 5 लिख देंगे। अब देखो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल एट्रीब्यूट जो होता है वो है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो फर्दर डिवाइड होने का क्या मतलब, हम लोग कंपोजिट वाले में देखेंगे, है ना। जैसे रोल नंबर है हमारा, रोल नंबर फर्दर डिवाइड नहीं होने वाला है, कोर्स भी हमारा फर्दर डिवाइड नहीं होगा, एज भी हमारा फर्दर डिवाइड नहीं होगा, जो है वही डेटा उसमें आएगा। दैट इज द सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल का ठीक उल्टा कंपोजिट एट्रीब्यूट है जो फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस वाला हो सकता है कि हमारा स्ट्रीट नंबर हो, स्ट्रीट नेम हो, हाउस नंबर हो। अब देखिएगा कभी भी एड्रेस वाला फील्ड जहाँ भी भरने के लिए आता है वहाँ 3-4 फील्ड होता है, किसी में स्ट्रीट होगा, किसी में सिटी होगा, किसी में पिन होगा, अलग अलग। तो हम एड्रेस वाले एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड करते हैं हाउस नंबर में, स्ट्रीट नंबर में, सिटी में, स्टेट में, पिन में। तो ये हमारा फर्दर डिवाइडेबल है, तो ऐसे एट्रीब्यूट को बोलेंगे दैट इज द कंपोजिट। और नेम है, नेम भी देखिएगा कभी कभी आता है, या तो सिंपल नेम रहेगा या तो कभी रहेगा फर्स्ट नेम सेकंड नेम का, या तो सर नेम फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ऐसा करके रहेगा। मतलब जो एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइड हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द कंपोजिट
एट्रीब्यूट, ठीक है। मल्टी वैल्यू, अब सोच के देखो, एक टेबल है, एक टेबल में एक रिकॉर्ड और एट्रीब्यूट, कितना सेल होता है डेटा रखने के लिए। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे देखो, ये वाला डेटा देखो, अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर भी रहता है या फोन नंबर भी रहता, तो अजय के पास 4 फोन है, 4 फोन नंबर है, तो वो कितना स्टोर करेगा यहाँ पे, एक ही तो कर पाएगा ना। फोन नंबर के फील्ड में, एट्रीब्यूट में एक ही फोन नंबर सेव कर पाएगा। अगर चारों फोन नंबर करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4 फोन का कॉलम बनाना पड़ेगा, फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, फोन नंबर 3, फोन नंबर 4, ठीक। हमारे विजय के पास एक ही फोन था तो उसका वो 3 खाली रहेगा, सूरज के पास 1 भी नहीं रहेगा तो चारों खाली रहेगा, और किसी के पास 5 हो गया तो, ठीक है। तो वैसा एट्रीब्यूट जो कि एक से ज्यादा वैल्यू जिसका हो सकता है उसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हम यह डायग्राम यही पढ़ेंगे कि सिंपल एट्रीब्यूट को कैसे हैंडल करते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट को कैसे हैंडल करते हैं, और यह डायग्राम में उसको कैसे शो करते हैं, कैसे दर्शाते हैं उसको, और बाद में उसको टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ बाय डेफिनेशन समझते चलना है, क्योंकि बाद में हम लोग यह डायग्राम में यूज करेंगे इस वर्ड को। दिस इज द मल्टी वैल्यूड, दिस इज द सिंपल, और दिस इज कंपोजिट। तो उस समय आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट है तो मतलब क्या है, और मल्टी वैल्यूड तो मतलब क्या है ना, या डिराइव्ड है तो मतलब क्या है, ठीक। तो मल्टी वैल्यूड क्या हुआ, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू, जिसका डेटा एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके तनुप्रिया, क्वेश्चन आंसर का सेशन हो सकता है, लेकिन ये आप लोग खुद इतने सेंसिबल हो कि जिसको क्वेश्चन पूछना है वो ही अपना माइक, मतलब हम सबका माइक आपको हम अलाउ कर दें कि आप अपना माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं, तभी होगा कि आप खुद इतने सेंसिबल हो कि जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना है वो अपना माइक ऑफ रखे, है ना, वही ऑन करे जिसको सवाल पूछना है, और सवाल पूछने के बाद वो अपना ऑफ कर दे। क्या होता है कि सबके यहाँ फैन चल रहा होगा या कुछ घर में कुछ बात हो रहा होगा, तो सारे लोग का 30-40 लोग का माइक से इतना तो वॉइस इनपुट आता है कि क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। चलो हम लास्ट का 5 मिनट देंगे अभी। अभी ऐसा नहीं है नीतीश, अभी तो एक ही सेशन का बात है, जब एक से ज्यादा सेशन का बात होगा तो हम ये काम भी करेंगे, ठीक है। चलो तो मल्टी वैल्यूड हो गया, ठीक है। अब देखो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, कि वैसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू समय पे चेंज हो सकता हो। मान लो किसी का एज है, वो एज आज 19 साल का है, अगर हम एज नाम का एट्रीब्यूट बनाते हैं और 19 साल उसका डेट स्टोर कर लेते हैं, 1 साल के बाद अगर डेटाबेस खोलेंगे तो उसका एज 19 मिलेगा, तो हमारा डेटा हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस का डेटा जो है वो गलत हो जाएगा ना। तो वैसा एट्रीब्यूट जो कि सब्जेक्ट टू चेंज है, वो तो वैसे एट्रीब्यूट को हम लोग डायरेक्टली सेव नहीं करते, ठीक है। उसको हम लोग डिराइव करते हैं। कैसे करते हैं, कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ रखेंगे और एज वाले में करेंट डेट से उसके डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके एज निकालेंगे, है ना, रन टाइम में। जैसे ही हम लोग डेटाबेस देखना चाहेंगे तो डेटाबेस पॉपुलेट होने के ठीक पहले वो करेंट जो डेट है सिस्टम डेट, उससे डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके, मतलब करेंट डेट से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करके वो एज निकालेगा, मतलब डिराइव करेगा, दैट इज नॉट केप्ट इन द डेटाबेस। डेटाबेस में स्टोर नहीं है, वो रन टाइम में इवैल्यूएट करा जाएगा, उसको हम बोलते हैं दैट इज द डिराइव्ड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या है हमारा, वैसा एट्रीब्यूट जिसके आधार पे हम 2 एंटिटी के बीच में
अंतर समझ सके, ठीक है, दो एंटिटी के बीच में को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर स्टूडेंट का नाम लें तो क्लास के अंदर रोल नंबर है, और पूरे कॉलेज का लें तो आईडी है, और पूरे इंडिया का लें तो हमारा आधार कार्ड है ना, आधार नंबर। तो ये हमारा कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके आधार पे हर एंटिटी को यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में जितने कस्टमर का अकाउंट होता है उन सारे कस्टमर को अकाउंट नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसका अकाउंट उसका अकाउंट। तो हम बोलेंगे क्या कि मेरा की एट्रीब्यूट अकाउंट नंबर हो गया, क्लियर है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप। देखो 5 मिनट बचा हुआ है और हमारे पास अभी रिलेशनशिप बचा हुआ है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप बचा हुआ है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो चैट में लिखो तुम लोग। अगर किसी को कुछ अभी जितना देर पढ़ाए हैं आज के क्लास से रिलेटेड वो तुम अभी चैट में लिख के पूछो। बीच में चैट ऑन करके देखते रहेंगे, हम रिप्लाई भी करते रहेंगे, ठीक है। तो की एट्रीब्यूट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप एक दो एंटिटी सेट के बीच का एसोसिएशन है कि किस तरह का दोनों के बीच रिलेशन है, ठीक है। रिलेशनशिप एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप और सेम टाइप। डिफरेंट टाइप और सेम टाइप कहने का ये मतलब है कि अभी हम लोग जो एग्जाम्पल के तौर पे यह डायग्राम देखे थे, स्टूडेंट और कॉलेज दो अलग अलग दो डिफरेंट टाइप के एंटिटी के बीच में ये रिलेशन है, रिलेशनशिप है, ठीक है। सेम टाइप कहने का मतलब कि स्टूडेंट का रिलेशन स्टूडेंट के साथ है ना। सेम टाइप का भी एक ही एंटिटी में रिलेशन हो सकता है। ये थोड़ा एडवांस है, अब हम लोग बात करेंगे जब यह डायग्राम पढ़ेंगे तो अभी के लिए हम ये समझे कि दो एंटिटी सेट डिफरेंट हो या सेम एंटिटी हो, दोनों के बीच में जो एसोसिएशन होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अनम्यूट करते हैं पूछना, लेकिन हम सबको अनम्यूट करेंगे और उसके बाद हम तुम लोग को फिर से म्यूट कर देंगे और तुम लोग को ये दे देंगे हाँ ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, हम म्यूट कर रहे हैं तुम लोग को, और जिसको सवाल पूछना होगा अपने आप को अनम्यूट करेगा और सवाल पूछ के फिर खुद से म्यूट करेगा। चलो अनम्यूट करके सवाल पूछो। पूछो। सर डिराइव्ड एट्रीब्यूट को एक बार फिर से समझा दीजिए। डिराइव्ड डेटा टाइप। यस सर। अच्छा, डिराइव्ड डेटा टाइप हम लोग बात कर रहे थे, वैसा कुछ भी, वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारा समय के साथ चेंज करने वाला हो, समय के साथ चेंज हो जाने वाला हो, ठीक है। जैसे हम लोग बोले कि क्या करना है, हाँ जैसे हम लोग बोल रहे थे क्या कि अट्ठाईस लोग, आज कम लोग है क्लास में। हाँ जैसे हम लोग बोल रहे थे कि एज तो है हर साल बढ़ जाएगा, है ना। एज जो है हमारा बढ़ जाएगा। तो मान लो कि ऐसा कोई डेटाबेस में हम किसी स्टूडेंट का हम डेट ऑफ बर्थ, कभी भी देखना डेटाबेस में जब भी होता है डेट ऑफ बर्थ ही होता है, एज नहीं होता है। मान लो एज रखते हैं तो क्या होगा, देखो एज है तुम्हारा एडमिशन जिस समय हुआ
लेट अस सपोज कि उस समय एज 18 साल था, तो एज के कॉलम में, एज के एट्रीब्यूट में 18 लिख दिया गया। तो 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर हम डेटाबेस को देखेंगे और रिकॉर्ड देखेंगे तो एज हमको 18 साल ही दिखाएगा, एज तो बढ़ चुका है। तो वैसा डेटा जो फिक्स नहीं है वो समय के साथ चेंज हो सकता है, उस डेटा को हम लोग डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं। तब क्या उपाय है, हमको एज जानना होगा। जैसे मान लो कि वोट देना है, तो वोट देने के लिए 18 साल का होना जरूरी है। या फिर अगर हम कहीं वैसा कहीं जा रहे हैं जहाँ पे कि एज मैटर करता है, तो क्या होगा कि हम एज कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ नाम का एक फील्ड बनाएंगे और वहाँ डेट ऑफ बर्थ रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ रखने के बाद क्या होगा कि हम जिस समय हम डेटा उस रिकॉर्ड को देखना चाहेंगे, उस रन टाइम में सिस्टम डेट के साथ उसको इवेलुएट करेंगे, मतलब जो सिस्टम डेट से माइनस कर देंगे डेट ऑफ बर्थ को, उस समय का एज निकल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में 18, सेकेंड ईयर में 19, थर्ड ईयर में 20, तो हमको डेटा सही पता चलेगा। तो उसको बोलते हैं डिराइव, मतलब उसको डिराइव किया गया है, दैट डेटा इज नॉट केप्ट इन द डेटाबेस। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ वेलकम। हमको मेरा सेशन खत्म हो गया लगता है, अभी तो वार्निंग आया था लेस देन 1 मिनट का।